अगला। आगे। अब इधर वाले 1 मिनट, ये तीनों बच्चे बोलेंगे वाला सूत्र देख के फटाफट बोलो जल्दी से। तद विभाजिनः पढ़ पा रहे हो आप? है तद विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वता। देखो वर्षा का मतलब क्या बताया था? क्षेत्र, और वर्षधर मतलब पर्वत। ठीक है, ये जो जम्बू द्वीप है इसमें अगर हम दक्षिण से उत्तर की तरफ चलते हैं तो कितने क्षेत्र हैं और पर्वत कितने हैं? उल्टा नहीं बोल रहे हो? 7 क्षेत्र हैं और 6 पर्वत हैं। 7 क्षेत्रों के नाम बताए, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत, ऐरावत। और 6 पर्वतों के नाम हिमवन, ठीक है, रुक्मी शिखरी। ठीक है, ये 6 महापर्वत हैं और हर एक पर्वत के ऊपर एक एक सरोवर है। अब आगे पढ़ते हैं। वैडूर्य, यह आधा भी है और पूरा भी है। वैडूर्य, रजत, हेम, माया। आगे बढ़िए। इसका अर्थ बताओ सृष्टि। नहीं थे, इससे थोड़ी काम चलेगा। नहीं थे तो आप अपने आप देखो, इसमें से पढ़ो। ऐसे कोई नहीं, जो नहीं थे उनकी जिम्मेदारी है कि अपने आप अपनी सहेलियों से पूछें, फिर भी समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछें। ठीक है, आप इस भरोसे मत रहना, क्योंकि अब ये तो रहेगा कभी कोई नहीं होगा, कभी कोई नहीं होगा, तो आपकी जिम्मेदारी है ये। 10th क्लास के एग्ज़ाम है, आप ये कह देंगे कि मैं उस दिन छुट्टी पे थी वहाँ स्कूल में, उस दिन ये चैप्टर हुआ था, पेपर में आ गया। बताओ बेटा। किसके रेफरेंस में तो बताना है, अपने साथ साथ पीछे बताएंगे। हाँ, कौन किसके बारे में बात कर रहे हो पहले ये बताओ। हाँ, जो पर्वत हैं इनके जो पार्श्व भाग हैं यानी आजू बाजू वाले, वो विचित्र प्रकार की मणियों से खचित हैं, बने हुए हैं। ठीक है, और ऊपरी मूले यानी ऊपर और मूल चतुल्य विस्तारा, समान चौड़ाई वाले हैं ऊपर से नीचे तक। कौन? हिमवन, महाहिमवन आदि जो पर्वत हैं। ठीक है, पूर्व और पश्चिम में ये किस तरफ है? इसके पूर्व पश्चिम में क्या है? लवण समुद्र है ना चारों तरफ, जम्बू द्वीप के चारों ओर लवण समुद्र है ना। तो ये जो पर्वत हैं ये दोनों तरफ लवण समुद्र की तरफ इनका एंड स्टार्टिंग है। ठीक है, आगे बोलिए, सब लोग बोलेंगे। बोलिए अगला। हृदास तेषामुपरि। देखो जिसको नहीं आता है ना, देखो मुझे नहीं पता चलेगा, कभी एक कोई एब्सेंट है, कभी 2 बच्चे एब्सेंट हैं। ठीक है, फिर तो हम कोर्स नहीं बढ़ा पाएंगे ऐसे। हम वैसे भी बहुत स्लो, बहुत बार बार रिपीट करा रहे हैं इसको, ताकि आप लोगों का भी कवर हो जाए। लेकिन अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप अपना बुक में से पढ़ें। एक दूसरी बुक भी है, तत्वार्थमणि प्रदीप, उसमें से पढ़ लें, डॉक्टर साहब ने जो लिखी है। ठीक है, और फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप क्लास में भी पूछ सकते हैं। ठीक है,
कहेंगे तो कोई एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे ऐसे बच्चों के लिए कि जिनका कुछ छूट गया है, कोई स्पेसिफिक। लेकिन आप ये सोचें कि मैं दोबारा से कराऊंगा इसको, तो हम तो डेली डेली दोबारा ही करा रहे हैं पीछे पीछे की चीज़ वापस। सृष्टि बेटा आसान है, आप देखो, चित्र हैं, बच्चों के नोट्स देख लो आपस में, फिर भी नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना। ये देखो, हर एक पर्वत के ऊपर एक एक सरोवर है, उन सरोवर के नाम है क्रमशः पद्म, महापद्मादिक। अब देखो जो पहला सरोवर है उसके बारे में बताते हैं। हृदय माने है सरोवर, हृदय। बोलिए अगला सूत्र। देखो मैं बोल रहा हूँ, जो नहीं थे वो सुन लो। प्रथमो योजन, यानी प्रथमो मैंने पहला, सरोवर की बात चल रही है। योजन सहस्रायाम, आयाम मैंने लंबाई, उस पहले सरोवर की लंबाई कितनी है? योजन सहस्त्र। योजन सहस्त्र का मतलब रिद्धि बताएगी। बताओ। 1000 योजन, यानी उसकी लंबाई कितनी है पहले सरोवर की? 1000 योजन। तद अर्ध, उसका आधा। विष्कंभो, विष्कंभ माने चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है? 1000 की आधी, यानी 500 योजन। ये पहले तालाब की बात थी। 10 योजनावगाह, बोलिए। गहराई कितनी है उसकी? 10 योजन है। तन मध्य योजनम पुष्करम, उसके मध्य में 1 योजन का पुष्कर है। पुष्कर माने कमल, ठीक है। 17 ही हुए तो करो ना आगे भी। 18वां देखो। तद्विगुण द्विगुणा हृदय पुष्कराणी च, यानी तद्विगुणा द्विगुणा, यानी उससे तद्विगुण द्विगुणा, पहले गुण लिखा है फिर गुणा लिखा है। तद्विगुण द्विगुणा, यानी उससे दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। कौन? हृदय, यानी सरोवर, और पुष्कर यानी कमल। अब इनका विस्तार बताया हमने, पहले सरोवर का उसके कमल का, दूसरे सरोवर का इससे दुगना, फिर तीसरे सरोवर का उससे दुगना। समझ में आया? लेकिन ये 3 तक ही बढ़ेंगे। उसके बाद जैसे इधर के 3 हैं, बिल्कुल वैसे ही उत्तर के 3 भी होंगे। जैसे यहाँ का भरत क्षेत्र, ऐसे उधर का ऐरावत क्षेत्र, यानी समान सी रचना होती है। या हम कहें तीसरे के बाद आधे आधे होते जाएंगे, तो इधर के 3 सरोवर और उधर के 3 सरोवर बराबर बैठे। आगे देखिए। तन्निवासिन्यों, उन पर निवास करती हैं। देव्य, यानी देवियां। कौन सी? श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी पल्योपम स्थित्य स सामानिक परिष्टका। देखो, सामानिक और पारिषद जाति के देव भी रहते हैं उनके साथ। 6 प्रकार की देवियों के नाम बताए। श्री ह्री धृति, ये तो सोधर्म इंद्र की सेवक देवियां होती हैं। और कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी, ये ईशान इंद्र की सेवक देवियां होती हैं। लेकिन ये कौन होती हैं देवियां? व्यंतरवासी होती हैं। ये व्यंतर देवियां हैं, व्यंतरणी, ठीक है। पल्योपम इनकी स्थिति होती है। इनकी आयु कितनी होती है? 1 पल्ले की आयु वाली होती है। ये 6 प्रकार की देवियां, ठीक है। कहाँ रहती हैं? श्री ह्री धृति, पहली 3 सोधर्म की, बाद की 3 मतलब उसकी पत्नियां नहीं है, उनकी सेवा में रहती हैं। यानी हर एक स्वर्ग के हिसाब से होती है ना देवियां। देवियां उत्पन्न होती है सिर्फ दूसरे स्वर्ग तक, ये वैमानिक नहीं है, ये व्यंतरवासी हैं। समझ में? वैमानिक में भी स्वर्ग तो 16 हैं, ठीक है, लेकिन देवियां दूसरे स्वर्ग तक ही जन्मती हैं। और जिस जिस स्वर्ग की नियोग देवियां होती हैं, वो वहाँ का देव उसे अपने स्वर्ग में ले जाता है।
यानी उनकी उत्पाद से ही दूसरे स्वर्ग तक ही है। लेकिन यहाँ जो चर्चा चल रही है ये उन पे जो कमल है ना, सरोवर में कमल है, कमलों के ऊपर बहुत सुंदर भवन है, उनमें ये देवियाँ निवास करती हैं। ठीक है, ये आपने चार्ट देख लिया होगा अपने आप, जो इसमें चार्ट बना हुआ है उसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो। देखो पद्म, महापद्म और तिगिंच, यहाँ तक ये डबल डबल होता गया, इनकी लंबाई चौड़ाई गहराई और कमल की डायमीटर भी। उसके बाद देखो तिगिंच में 4 है तो केशरी में भी 4, उधर महापद्म में 2000 था तो महापुंडरीक में 2000 कमल की लंबाई। फर्स्ट कॉलम देख रहे हैं आप इधर चार्ट में, ये टेबल पेज नंबर 56। आपस में शेयर करके देखा करो, दोनों एक साथ देखो। हाँ चल गए। अच्छा, फीवर तो नहीं हो गया? घबराओ मत, नींबू पानी पी के जाना फिर, है ना। अनाज कम खाना, लिक्विड लो। फिर थोड़ा ध्यान रखो, आप लोग वायरल बहुत चल रहा है, ठीक है। जब वायरल हो तो अपना है। अच्छा, इसको अच्छा, तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, ये अपने आप बॉडी ठीक कर लेती है। बस अनाज बहुत कम लो और लिक्विड लो, नींबू पानी ले लो, या अगर कोई बना दे तो गिलोय का काढ़ा वाड़ा कुछ ऐसा हो तो काढ़ा ले लो, धीरे धीरे ठीक हो जाता है 2-3 महीने। लेकिन ध्यान रखो एसी वेसी से थोड़ा सा, एसी की वजह से ज़्यादा होता है वायरल। चलिए, ये देख रहे हैं टेबल आप सरोवर वाली, ये 6 सरोवर के नाम हैं। इनकी लंबाई देखो, पहले की 1000, दूसरे की 2000, तीसरे की 4000, फिर वापस वैसे ही 4000, 2000, 1000। ठीक है, इसी तरह चौड़ाई, इसी तरह गहराई, ये कमल का व्यास। आगे देखिए, अब हर एक क्षेत्र में 7 क्षेत्र हैं, हर एक क्षेत्र में कितनी कितनी नदियाँ बहती हैं? 2-2 नदियाँ। ठीक है, पहले वाली पूर्व में गिरती है और दूसरे वाली पश्चिम में। ठीक है, 14 नदियों के नाम देखो, बोलेंगे मेरे साथ, जो नहीं थे वो ध्यान से सुनेंगे। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्य कूला। देखते भी रहेंगे आप स्पेलिंग। रक्ता रक्तोदाह सरितस तन्मध्यगाह, उनके मध्य में ये क्या है? नदियां हैं। सरिता माने नदियां हैं। ठीक है, आगे देखिए, द्वयोर, बोलिए, द्वयोर द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः, यानी उन दो में, ये दो के पेयर है ना, गंगा सिंधु रोहित रोहितास्य पेयर है दो के। इन दो में पूर्व यानी पहले वाली पूर्वगाह, पूर्व की तरफ जाती है। ठीक है, यानी गंगा सिंधु में गंगा कहाँ बहेगी? पूर्व दिशा की ओर, उधर। शेषास्त्व परगाह, बाकी सब शेष अपर यानी पश्चिम में। ठीक है, यानी जो पेयर हैं इनमें से पहले वाली पूर्व में और दूसरे वाली। अच्छा, सुवर्णकुला रुप्यकुला में से रुप्यकुला कहाँ गिरेगी? पूर्व में कि पश्चिम में? ये जोड़ा है ना, सुवर्णकुला रुप्यकुला, तो पहले वाली सुवर्णकुला है तो वो पूर्व में, और रुप्यकुला, अब बताओ, रक्ता रक्तोदा में से रक्तोदा कहाँ गिरेगी? वेरी गुड, पश्चिम में। सीता सीतोदा में सीता कहाँ गिरेगी? सीता वेरी गुड। कौन कौन से क्षेत्र में बहती है? भी क्रम से है, गंगा सिंधु भरत क्षेत्र में। ठीक है,
अभी वहां तक पहुंच तो जाए जहां तक हमने करा दिया था। हर बार हम पीछे से लेके चल रहे हैं रोज रोज, और अभी भी अगर आप नहीं कर पाओगे, फिर अगर फास्ट ट्रैक पे चलेंगे तो कैसे करोगे? आगे देखिए, चतुर्दश नदी, जोर से, सहस्र परिवृत्ता, गंगा सिंधवाद्यो, नद्यः, यानी गंगा सिंधु आदि जो नदियां हैं, इनकी परिवार नदियां कितनी हैं? 14,000 आदि हैं। अब यहाँ पे भी आप अलग अलग ले लेना। गंगा सिंधु की 14,000 हैं। नेक्स्ट 57 नंबर पेज पे चार्ट देखिए, 14,000। ठीक है, गंगा की 14,000, सिंधु की 14,000। इसी प्रकार रोहित की 28,000, रोहितास्य की 28,000। समझे? परिवार नदियां माने इनकी क्या बोलते हैं, वो इन्हीं में से निकलती हैं थोड़ी थोड़ी, अथवा इनको घेरने वाली, इनके आइड साइड में चलने वाली छोटी छोटी जो धारा निकल जाती होंगी। ठीक है, अब देखो 14,000, 28,000, 56,000, 1,12,000 परिवार नदियां। उसके बाद वापस वैसे ही आधा आधा, 56,000, 28,000, 14,000। देख रहे हैं आप लास्ट कॉलम में? आगे आइए, अब भरत क्षेत्र की बात प्रारंभ करते हैं। भरत षड्विंशति, भरत है कि भरता है? भरतः षड्विंशति पंचयोजन शतविस्तारः षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य। इसका अन्वयार्थ कौन कर पाएगा? कौन है ऐसा जो इसका अन्वयार्थ करके समझाए? जैसे जैसे भरत क्षेत्र षड्विंशति, षड्विंशति मतलब षड माने 6, विंशति माने 20, यानी 26 हो गया। 6 और 20 26, षड्विंशति माने 26। आगे देखो, पंच योजन शत, पंच योजन शत। अब योजन को थोड़ी देर अलग रख दो। पंच शत यानी 500, तो क्या हो गया? 526। ठीक है, योजन तो लगेगा ही। विस्तार, कितना विस्तार है भरत क्षेत्र का? 526 योजन। लेकिन रुको, अभी आगे देखो, षट चैकोन विंशति। षट, षट माने 6। अब च एकोन विंशति, एकोन विंशति कितना होता है? एकोन विंशति 19। विंशति माने 20, उसमें एक ऊन कर दो। ऊन मैंने क्या होता है? कम करना है। तो एकोन विंशति मतलब 19 हो गया, 19। तो 19 षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य। देखो, षट यानी 6, एकोन विंशति माने 19 भाग। पहले 19 भाग करो, 19 भाग में से 6 भाग, तो इसको बोलते हैं 6/19, 6/19। 6 ऊपर, एक नीचे, बटे का निशान बोलते हैं जिसको, और नीचे उसके 19, यानी न्यूमरेटर 6, डेनोमिनेटर 19। यानी कोई एक योजन के 19 इक्वल पार्ट किए, उन इक्वल पार्ट में से 6 पार्ट, यानी इसको पूरा मिला के बोलेंगे तो 526 सही 6/19। ये क्या है? भरत क्षेत्र का विष्कंभ, यानी उसका विस्तार। अभी इसको समझा देता हूँ चार्ट पे से, अभी चार्ट से समझाऊँ। 526 सही 6/19 देख लिया आपने? बस आगे देखो, तत्विगुण, जोर से, सीधे बैठो पहले सब। तत्विगुण, द्विगुण, विस्तारा, वर्षधर वर्षा, विदेहांता। इसका मीनिंग कौन बताएगा? विदेह क्षेत्र कहाँ लिखा है? विदेह के अंत तक वर्ष धर वर्षा,
वर्षधर माने पर्वत और वर्षा माने क्षेत्र। तद द्विगुण द्विगुण विस्तार। अभी हमने भरत क्षेत्र का बताया 526 सही 6/19। तो इसके आगे आगे जो जो पर्वत हैं और क्षेत्र हैं उनका विस्तार दुगुना दुगुना है। लेकिन कहाँ तक दुगुना दुगुना करें? ज्ञानम। जिससे पूछूंगा कहाँ तक दुगुना दुगुना करना है, कौन से क्षेत्र तक दुगुना दुगुना करना है, क्या लास्ट तक दुगुना दुगुना करते रहे? देखो सूत्र में देख के बताओ। विधेय के अंत तक। कहाँ तक? विधेय के अंत, यानी विधेय तक। अंत माने विधेय तक, विधेय क्षेत्र तक इनका विस्तार दुगुना दुगुना हो रहा है। ठीक है, अब चार्ट खोल लीजिए, आपके पास है ना, ये आप निकालिए जम्बू द्वीप का चार्ट। ये रहा आपका 54 नंबर पेज पे लगा हुआ है। सब बच्चे खोल लो फटाफट जल्दी से। नहीं है आपके इसमें? इधर बैठ जाओ, इधर साइड में, थोड़ा थोड़ा इधर हो जाओ, इधर हवा नहीं लगेगी इसमें। आएगी हवा? हवा आ रही, फिर चार्ट कैसे देखोगे? पीछे बैठ जाओ या तो ज्ञप्ति होगा, देखो आगे पीछे और आगे देख लो, कहीं आगे लगा हुआ होगा। हाँ ये रहा, ढाई द्वीप का नहीं, खाली जम्बू द्वीप का। ये संभाल के रखना आप लोग। देखिए अब इधर इसमें सबसे नीचे देखिए, ये भरत क्षेत्र दिखाई दे रहा है जहां पद्म हृद लिखा है। पद्म हृद, ये पद्म सरोवर है। पद्म सरोवर के नीचे नीचे ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना आपको पूरा, ये क्या है? ये भरत क्षेत्र है। इस भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है? 526 सही 6/19। मैं अब 2 मिनट में चार्ट पे समझा रहा हूं, तब आपको ये भी समझ में आएगा। दिख रहा है सबको? ये था ना जैसे आपका क्या है, ये जम्बू द्वीप। जो ऑप्शन थे वो भी ध्यान से देख लो। दिख रहा है ना सबको? क्लियर? ये जो जम्बू द्वीप था, इसमें पूर्व से पश्चिम की ओर 6 महापर्वत है। बोलिए नाम कौन कौन से हैं? शिखरी। इन 6 पर्वतों के कारण 7 क्षेत्र हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 क्षेत्र हो गए। अब इन 7 क्षेत्रों में से हर एक पर एक सरोवर है। ठीक है, उसकी बाद में बात करेंगे। ये देखो, ये जो भरत क्षेत्र का विस्तार है ना, ऐसे उत्तर से दक्षिण दिख रहा है आपको ऐसे। ये कितना है? 526 सही 6/19 योजन। ठीक है, अब ये जो पर्वत हमने पतला सा दिखाया है, ये इससे दुगना होना चाहिए। कितना होना चाहिए? दुगना, यानी 1012 ये जो पर्वत है ना, ये 1012 योजन ऐसे। समझ रहे हैं आप? ये तो हम शेप में नक्शा है, इसलिए अपनी सुविधा के हिसाब से बनाते हैं। अगर रियलिटी में बनाओगे तो कैसे बनाओगे? जब जरा मैं ही सैंपल दिखाऊंगा आपको। अगर ये भरत क्षेत्र है तो पर्वत इससे दुगना मोटा बनाना पड़ेगा ऐसे, फिर इससे दुगना क्षेत्र बनाना पड़ेगा, फिर उससे दुगना तो पर्वत बनाना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि दिख रहा है? देखो, ये अगर 526 है तो इसके आगे वाला पर्वत उसका डबल है, फिर उसके आगे वाला क्षेत्र डबल है, फिर उसके आगे वाला पर्वत डबल है, फिर उसके आगे वाला क्षेत्र डबल है। लेकिन कहाँ तक करें? दुगने दुगने विधेय क्षेत्र तक। विधेय क्षेत्र ये, ठीक है, विधेय क्षेत्र। अब देखो, ये 1012 हो गया, फिर ये वाला क्षेत्र कितना हो जाएगा? लगभग 2025 योजन। ठीक है, फिर ये 4050 हो जाएगा, जो कितना 70 दिख रहा है। फिर उसके बाद 8100, फिर ये
16,200, ये अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ मैं, ठीक है, पूरा पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा। अब विधेय क्षेत्र कितना हो जाएगा? 32,400। बस विधेय अंत, विधेय के अंत। अब क्या होगा कि हाफ हाफ होने चालू हो जाएंगे। 32,400 का आधा करोगे, ये आएगा 16,200, फिर उसका आधा करोगे 8100, फिर आधा करोगे 4,050, फिर 2,025, सेम इसी की तरह। इसलिए एक सूत्र था उत्तरा दक्षिण तुल्य, यानी उत्तर में देखो बीच का पार्ट करता है विधेय क्षेत्र, बीचों बीच है, तो विधेय से इधर की जैसी रचना है वैसी ही रचना विधेय के दक्षिण में भी है। तो एक सूत्र है आपका अगला, देखो अगला सूत्र भी देखो, उत्तरा दक्षिण तुल्य। जैसे हमने यहाँ तक बता दिया कि विधेय के अंत तक दुगने दुगने होते जा रहे हैं। अब यहाँ तक तो पता लगता है, लेकिन वहां के कैसे पता लगाएं? तो उन्होंने कहा उत्तरा, उत्तर ये है ना, दक्षिण तुल्य, यानी उत्तर कैसा है? जैसा दक्षिण में है उसके समान। तो यानी अगर 526 से 6/19 था, तो ये भी कितना होगा? 526 सही 6/19। अगला सूत्र देखिए, भरतस्य विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य नवति, नवति मतलब कितना हो गया? 90, 90, नवति माने 90, 90 यानी 90। ठीक है, देखो जरा बुक में क्या लिखा है। भरतस्य विष्कंभो, भरत के जो विष्कंभ है, विष्कंभ माने विस्तार, यानी चौड़ाई उसकी कितनी है? नवति, जम्बूद्वीपस्य नवति शतभाग, शत माने 100 और नवति माने 90, यानी 190वां भाग है किसका? जम्बूद्वीप का। यानी ये जो इसकी चौड़ाई है, इधर ध्यान से देखिए, जो भरत क्षेत्र की चौड़ाई कितनी बताई थी हमने? 536 सही 6/19। लेकिन अभी दिमाग में ऐसे नहीं बैठ रहे, तो आप हमें जम्बूद्वीप की तुलना में बताओ कि कितना बड़ा है। तो कह रहे हैं जम्बूद्वीप का 190वां भाग है। जम्बूद्वीप कितना था यहाँ से यहाँ तक? कितना था यहाँ से यहाँ तक जम्बूद्वीप का विस्तार? 1,00,000 योजन। शत सहस्त्र विष्कंभो कितना है यहाँ से यहाँ तक? 1,00,000 योजन। तो 1,00,000 योजन में से कितना भाग बैठेगा? सिर्फ ये 190वां भाग। क्या कहना चाह रहे हैं? अगर आप 1,00,000 योजन को 190 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 526 सही 6/19 योजन, इतना आएगा। बात समझ में आ रही है? यानी माप तो उतनी रहेगी भरत क्षेत्र की, लेकिन समझाने का तरीका हो गया। एक में तो हमने क्लियर माप बता दिया 526 सही 6/19, लेकिन ये कितना है हमें अनुमान तो कराओ। ऐसे ऐसे 190 पार्ट करेंगे, उनको मिलाएंगे, तब जम्बूद्वीप का विस्तार आएगा, यानी 1,00,000। यानी जम्बूद्वीप के विस्तार से ये जो भरत क्षेत्र का विस्तार है, ये 190वां भाग है। कितना है? 190। ठीक है, बात समझ में आ गई सूत्र में। अब कुछ और विशेष बातें बताएं अब आगे। टाइम तो हो गया, कल नया विषय स्टार्ट करेंगे। अब इसमें कुछ नई नई बातें हमें आपको बतानी है कि इनमें काल का परावर्तन कैसे होता है, कौन कौन सी भोग भूमि है, कौन कौन सी कर्म भूमि है। ठीक है, थोड़ी सी कोशिश करते हैं। ये मिटा दूं मैं? देखो आगे बढ़ने का मजा तब आएगा जब आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ये नहीं कि अगर मुझे वही बात दोबारा समझानी पड़ेगी फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। इतना क्लियर है सबको? इसका अर्थ कौन बताएगा? जम्बूद्वीप के 90 शतभाग है कौन? भरतस्य विष्कंभो, भरत का विस्तार जम्बूद्वीप का 190वां भाग है। बताइए 190 समझ में आ गया कैसे? अगर पूरा जम्बूद्वीप बनाना हो तो ऐसे ऐसे कितने भरत क्षेत्र चाहिए हमको? यानी जम्बूद्वीप का विष्कंभ निकालना हो अगर, तो ऐसे ऐसे 190, ऐसे ऐसे जितना इसका विस्तार है 190 बार करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होगा।
समझ में आया? बात एक ही है, दोनों तरह से बता दिया। चलिए अब कुछ आपको बातें बताता हूँ। सूत्र अब एक बात देखना, अगर मैं इसको हाफ करूँ, इसके बीचों बीच क्या है? मध्य है, यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करूँ, इस चार्ट गोल है ना, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट किसके ऊपर आएगा? इसके सिमेट्रिकल। ये वाला इसके ऊपर आएगा, ये इसके ऊपर आएगा। समझ में आया? तो इसका मतलब ये सब इनकी जो जितनी भी इनके लंबाई चौड़ाई वगैरह जो हमने बताई वो सब समान ठहरेंगे। समझ में आया? इसका जितना विस्तार है उतना ही इसका विस्तार है, भरत का और ऐरावत का सेम। ऐसे ही हेमवत, उनका नाम लिखो ताकि आपको समझने में सकता है। हेमवत, हरि, उदय, रम्य, नहीं दिख रहा है तो आप अपना एडजस्ट हो जाओ थोड़ा। दिख रहा है? दिख रहा है पीछे सबको? अब ये देखो, ये जो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र है, इसमें 6 काल का परावर्तन होता है। क्या होता है? 6 काल का। 6 काल कौन से हैं? जैसे पहला काल, दूसरा काल, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसकी चर्चा हम कल स्टार्ट करेंगे आते ही। और रिवीजन अपने आप करके आना, ठीक है? 6 कालों का परावर्तन होता है। इनमें क्या होता है कि अवसर्पणी उत्सर्पणी का जो चक्र चलता है, जैसे अवसर्पणी के पहले 3 काल तक भूमि होती है, बाद के 3 काल में कर्म भूमि होती है। लेकिन ये जो हेमवत है, हरि है और विदय, हेमवत, हरि, रम्य, हिरण्य, और विदय क्षेत्र में वेदांत पर्वतों की रचना है। ये है देवगुरु, ये है उत्तर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर दिशा में है, देव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दक्षिण दिशा में है। अब ये समझना, ये जो हेमवत है, हरि है, देवगुरु, देवगुरु है उत्तम भोग भूमि। क्या है? जैसे यहाँ पहले काल में थी ना उत्तम भोग भूमि, ऐसे ही उत्तम भोग भूमि। जैसे हमारे यहाँ दूसरे काल में मध्यम भोग भूमि थी, ये हरि क्षेत्र में क्या रहती है? हमेशा मध्यम भोग भूमि। इधर ध्यान से देखो बेटा, हेमवत क्षेत्र में रहती है जगन्य भोग हमेशा। यहाँ काल का परावर्तन नहीं होता। काल का परावर्तन सिर्फ भरत और ऐरावत में होता है, बाकी सब में जैसी दशा है वैसी रहती है सदा काल। अब देखो, जैसे यहाँ उत्तम है, मध्यम और जगन्य भोग भूमि है, ठीक है? याद रहेगा ये। जिस तरह यहाँ है दक्षिण में, ऐसे उत्तर में लगा लेना। उत्तर पूर्व में होगी उत्तम भोग भूमि, ये मध्यम भोग भूमि और ये जगन्य भोग भूमि। मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये देवगुरु और उत्तर पूर्व, ये हो गई उत्तम भोग भूमि। बाकी जो विदय क्षेत्र है वो कर्म भूमि है। बाकी विदय क्षेत्र में क्या है? कर्म भूमि है, या तीर्थंकर होते हैं। लेकिन ये देवगुरु और उत्तर पूर्व जो है ये उत्तम भोग भूमि है, ये मध्यम भोग भूमि, ये जगन्य। इसी प्रकार ये हिरण्य में होगी जगन्य भोग भूमि, ये मध्यम और ये उत्तम। बात समझ में आ रही है इतनी है? कर्म भूमि और भोग भूमि अगर हम पूछे हैं तो आप क्या बताएंगे? कौन कौन सी है कर्म भूमि? जम्बू द्वीप में बता रहे हैं, भारत और ऐरावत में कर्म भूमि है, और विदय क्षेत्र में भी कर्म भूमि है। लेकिन विदय क्षेत्र में काल का परावर्तन नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ चौथा काल था ना प्रारंभ में, विदय क्षेत्र का बता रहा हूँ, जैसे हमारे यहाँ चौथे काल के प्रारंभ में जैसी दशा थी, यहाँ हमेशा
वैसी दशा रहती है चौथे काल के प्रारंभ जैसी विदेह क्षेत्र में। लेकिन ये जो देवगुरु उत्तर गुरु हैं, ये पहले काल के समान उत्तम भोग भूमि वाले क्षेत्र हैं। हरि और रम्य मध्यम भोग भूमि, हेमवत और हिरण्यवत जगन्य भोग। हाँ बिल्कुल, इनमें दूसरे काल जैसा, इसमें तीसरे काल जैसा। ठीक है। अब जो 6 काल होते हैं वो काल चक्र ऐसे चलता है, उत्सर्पणी और अपसर्पणी। उत्सर्पणी मैंने बढ़ना, उत्सर्पणी मैंने अपसर्पणी मैंने घटना। उत्कर्ष हो रहा है जहाँ बुद्धि, बल, आयु, शरीर की ऊंचाई, शरीर की ताकत ये बढ़ती जाए, वो कौन सा काल कहलाएगा? उत्सर्पणी के अपसर्पणी। और जहाँ बुद्धि, बल, आयु, शरीर की ताकत ये सब घटती जाए तो क्या कहलाएगा? अवसर्पणी। क्या कहलाएगा? अवसर्पणी। 2 मिनट ले लूं? ये अगला सूत्र जो है ना इसी पे बेस्ड है, नोट कर लेना। ये तो 2 प्रकार के काल होते हैं, उत्सर्पणी और अपसर्पणी। जब बड़े पहला काल बताओ जल्दी से क्या है? सूक्ष्म, सूक्ष्म। दूसरा सिर्फ सूक्ष्म। तीसरा थोड़ा थोड़ा दुख चालू हो गया। लेकिन इन तीनों में भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जगन्य भोग भूमि। अब दुखमा सूक्ष्म हो जाएगा। फिर ये हमारा पंचम काल चल रहा है, दुखमा काल। क्या आएगा? दुखमा, दुखमा, डबल दुख। अब देखो, अगर ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है ना ये, तो ये कहलाएगा अवसर्पणी। क्या कहलाएगा? अवसर्पणी। अब जब नीचे से ऊपर जाएंगे क्या कहलाएगा? अवसर्पणी। सर्पिणी। सर्पिणी मैंने सांपिन की तरह। ठीक है, जैसे सांप आगे से चौड़ा होता है, पीछे से पतला होता जाता है। पूछो बेटा। हाँ नहीं, नाम दुखमा सुखमा है, यानी भोग भूमि तो खत्म हो गई, कर्म भूमि आ गई। अब मेहनत करके कमाना पड़ेगा, विद्या, वाणिज्य, शिल्प, व्यापार सब काम करने पड़ेंगे। भोग भूमि में कल्प वृक्षों से मिलता था, कल्प वृक्ष खत्म हो गए। अब देखो अवसर्पणी की अगर बात करें तो भी अवसर्पणी काल चल रहा है। तो पहला काल था उत्तम भोग भूमि, ये मध्यम भोग भूमि, ये जगन्य भोग भूमि। तीसरे काल का जब अंत आने वाला था तो 14 कुलकर उत्पन्न होते हैं। कितने? 14 कुलकर, जो कि आपको बताते हैं जो चेंजेस आ रहे हैं इसका क्या क्या मतलब है, कैसे कैसे करें। कल्प वृक्ष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, व्यवस्था चेंज होने लगती है। जब ये चौथा काल आया दुखमा सुखमा नाम का, तो फिर तीर्थंकर उत्पन्न होने चालू हुए। पहले तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी हुए। ठीक है, इस प्रकार इसमें क्या होता है? 24 तीर्थंकर होते हैं इस चौथे काल में। अब ये चौथा, हम अगर अवसर्पणी की तरफ से देख रहे हैं तो चौथा कहला रहा है, और जब उत्सर्पणी आएगी तो ये पहला काल होगा महादुख का, फिर थोड़ा कम दुख, फिर तीसरे काल में तीर्थंकर होने चालू होंगे। हाँ जी, उत्सर्पणी की तरफ से अगर काउंट करेंगे तो ये पहला कहलाएगा, ये दूसरा और ये तीसरा। इसलिए नाम याद रखो, तीर्थंकर हमेशा दुखमा सुखमा काल में होते हैं। कौन से काल में? दुखमा सुखमा। अगर इधर से गिनते हैं अवसर्पणी की तरफ से तो ये चौथा काल कहलाता है, और जब उत्सर्पणी काल आएगा छठे के बाद तब ये तीसरा काल कहलाएगा। सुखमा दुखमा में नहीं, यहाँ स्टार्ट होती है, चौथे काल में स्टार्ट होते हैं। ये तो असंख्यात अवसर्पणी काल गुजरने पर एक हुंडावसर्पणी आती है। इस बार हुंडावसर्पणी के दोष से ऐसा हुआ कि तीसरे काल के अंत में ही माने आदिनाथ भगवान पैदा भी हो गए और मोक्ष भी चले गए। हाँ, कितने तीसरे का चौथा काल लगने में कुछ टाइम शेष था ना, 3 साल कितने कुछ था ऐसा, है ना। तो हुंडावसर्पणी दोष की वजह से ऐसा हुआ।
अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट बात समझ लो। ये जो उत्तम भोग भूमि है, इसमें जो काया होती है वो 3 कोस लंबाई होती है। इसमें 2 कोस, इसमें 1 कोस। ऊंचाई शरीर, उत्कृष्ट ऊंचाई, बहुत लंबे लंबे होते हैं। आयु इसमें 3 पल्ले की होती है। सुन लो, ये सब मिल जाएगा आपको, सुन लो। 3 पल्ले, 2 पल्ले, 1 पल्ले, ठीक है। यहाँ 3 दिन के अंतराल से छोटा सा बेर जितना, ठीक है, इतना सा आहार होता है बस एक बार, 3 दिन के गैप से। यहाँ 2 दिन के गैप से और यहाँ 1-1 दिन के गैप से, मतलब चौथे काल में प्रतिदिन होता है। भूख जो लगती है 1 दिन के बाद भोजन करते हैं, 1 दिन छोड़ के। ये 2 दिन के अंतराल से, 3 दिन के अंतराल से। ये उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जगन्य भोग भूमि की जो दशाएं हैं, ऐसी आपकी हरि आदिक में मिलेंगी। क्या हम तो इसको पहला काल कह रहे हैं ना, तो अब सरपणी के हिसाब से बता रहे हैं। यहाँ 3 दिन के गैप से, यहाँ 2 दिन के, यहाँ 1 दिन। काल के नाम याद रखना, इसको नोट कर लो। अगला जो सूत्र है वो इस काल के परावर्तन को बताता है, उसकी चर्चा कल करेंगे। लेकिन भाई मेहनत करो आप लोग, अब मेहनत की जरूरत है, मतलब समाप्त होने वाला है ये, ठीक है। ये हमने बताई दी, अब चार्ट में देख लेंगे बाकी चीज़ें आप। चलिए समाप्त कर। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो काल को, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ जो।